गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत में मुद्रापूर्ति के मापक। मतलब भारत में हम जो मनी सप्लाई के स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मनी सप्लाई के दो स्टैंडर्ड हैं। एक ओल्ड वाले जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक न्यू वाले जो अपन इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि भारत में मुद्रापूर्ति के मापक के रूप में अपन कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम जिन जिन मापक को डिस्कस करने वाले हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो ये है स्टैंडर्ड मुद्रापूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर अप्रैल 1977 से आरबीआई द्वारा भारत में मुद्रापूर्ति को जो कैलकुलेशन करनी थी उसके लिए ये चार अपन ने कंपोनेंट्स यूज किए थे। तो अब ये यहाँ पर दो बातें क्लियर है। पहली बात, इनकी सिफारिश किसने की थी? मुद्रापूर्ति के द्वितीय कार्यकारी दल ने। रिपोर्ट कब दी या ये लागू कब से किया? अप्रैल 1977 से। अब ये वाले स्टैंडर्ड कौन कौन से जिनके आधार पर भारत में मुद्रापूर्ति को मापा जाता था, तो अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले है M1। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस कमेटी ने चार स्टैंडर्ड दिए थे, M1, M2, M3 और M4। ये मुद्रापूर्ति के मापक है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि M1, M2, M3 या M4 क्या है, तो हम क्या कहेंगे? ये मुद्रापूर्ति के मापदंड है या मापक है। तो सबसे पहले देखते हैं M1। इसमें हम देखते हैं कि ये सबसे मुद्रापूर्ति की कौन सी है? संकुचित धारणा, सबसे नैरो कंसेप्ट है ये। नैरो कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम आप देखेंगे कि M1 के अंदर किन किन को शामिल किया जाता है? जनता के पास करेंसी को, बैंकों की मांग जमा को और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है उनको। यहाँ दूसरा जो पॉइंट है ना, आप देख सकते हैं बैंकों की मांग जमा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये अपने बैंक है। इन बैंकों के पास में जो डिपॉजिट जाती है वो दो तरह से जाती है। एक होती है टाइम डिपॉजिट, दूसरी होती है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा और सावधि जमा। मांग जमा वो है जिसको मांगने पर आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। मतलब टर्म डिपॉजिट वो है जो एक निश्चित समयावधि के बाद में आपको मिल सकता है, जैसे आपके एफडी के रूप में पड़ा हुआ पैसा। फॉर एग्जांपल, आपने 5 साल के लिए एफडी करवाई और 3 साल आपका लॉक पीरियड है, तो 3 साल से पहले आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। और ये है डिमांड डिपॉजिट, मांगने पर मिलने वाली। तो हम इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि M1 के अंतर्गत जो बैंकों की जमा शामिल की है वो कौन सी है? मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, डीडी। तो M1 में क्या क्या शामिल आया? C प्लस DD प्लस OD। OD किसका? आरबीआई के पास में जो रखा हुआ है वो। तो M1 की सबसे खास बात क्या आई? पहली चीज, ये सबसे नैरो कंसेप्ट है। दूसरी चीज, इसके अंदर तरलता या लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी जल्दी नकद के रूप में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सब चीजें कैश के रूप में ही है, इसलिए इसकी तरलता या लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर अपन देखते हैं M2। तो M2 में क्या क्या शामिल होगा? एक तो M1 जो आपने यहां से कैलकुलेट किया है, और फिर इसमें क्या ऐड करना है? डाकघर के बचत बैंक में जो जमा है उसको, वर्ड पर नो ध्यान देना, बचत के रूप में जो पैसा जमा रखा हुआ है उसको अपन जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? इस M1 में अपन ने डाकघर के अंदर जो बचत बैंक में जमा है उसको जोड़ा, तो हमें क्या मिल गया? M2। फिर हम आते हैं हमारे तीसरे मापदंड पर, वो कौन सा है? M3। M3 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि आरबीआई ने इसी के आधार पर भारत में मुद्रापूर्ति को मापा था। तो ये सबसे व्यापक मुद्रापूर्ति की अवधारणा भी कहलाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे भी बड़ी यदि अपन कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो M3 से भी बड़ी चीज M4 होती है, क्योंकि इसके अंदर M3 में कुछ चीजें और ऐड करके M4 आता है। लेकिन क्योंकि भारत में मुद्रापूर्ति के लिए इसी को सबसे ज्यादा ब्रॉडली अपन ने यूज किया था, इसलिए सबसे व्यापक जो मुद्रापूर्ति की अवधारणा मानी गई है, सबसे ब्रॉड कंसेप्ट, वो कौन सी है? M3। और ये हमें याद भी रखना है। यदि हमसे पूछे कि मुद्रापूर्ति की सबसे ब्रॉड कंसेप्ट कौन सी है, सबसे व्यापक अवधारणा कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा?
M3, न कि M4। तो सबसे पहली बात तो ये सबसे ब्रॉड कंसेप्ट है। अब M3 की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो M3 देखिए, M1 के अंदर अपन ने ऐड किया किसको? बैंकों की सावधि जमा को। इससे जस्ट पहले अभी अपन ने डिस्कस किया था कि बैंकों की जमाएं दो प्रकार की से होगी, सावधि जमा और मांग जमा, यानी कि टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हमने M1 के अंदर ऐड किया था, और ये जो टर्म डिपॉजिट है, ये यदि जब अपन M1 के अंदर ऐड कर लेते हैं, ये टर्म डिपॉजिट किसके अंदर ऐड की? M1 के अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा? M3। मैं आपको वापस एक चीज यहां रिमाइंड कराना चाहूंगा कि M2 ज्ञात करने के लिए भी M1 में डाक करके बचत को जमा किया जाता है, और M3 ज्ञात करने के लिए भी M1 के अंदर बैंकों की सावधि जमा को ऐड किया जाता है। कई बार हमारी सोच होती है कि M2 ज्ञात करना है तो M1 में कुछ और चीजें जोड़ दो, इसी प्रकार M3 ज्ञात करना है तो M2 में कुछ और जोड़ दो, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। M3 ज्ञात करने का फॉर्मूला है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। तो ये चीज आप देख लो, यहाँ पर M1 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पॉपुलर कंसेप्ट है जिसको आरबीआई ने लंबे समय तक अपने भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक के रूप में यूज किया था, और सबसे ब्रॉड कंसेप्ट भी इसी को माना जाता है। फिर फाइनली सबसे आती है M4, जो कि सबसे कम तरल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जमाएं जिनको अपन कैश के रूप में कन्वर्ट करने में काफी टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा, इसके अंदर क्या है? M3 प्लस डाकघरों की कुल जमा, और M3 के अंदर आप देख सकते हैं टर्म डिपॉजिट भी आती है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी सबसे कम होती है। तो M4 को कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? M3 के अंदर डाकघर की कुल जमा को ऐड कर लीजिए, तो उससे हमें M4 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसको शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखना रह गया है, लेकिन आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इस कुल जमा के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इसको छोड़कर डाकघर की जो कुल जमा होगी वो M3 के अंदर ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? M4। तो इस प्रकार हम दो एंगल देखते हैं, एक तो तरलता का, तो तरलता सर्वाधिक और न्यूनतम। तरलता सबसे ज्यादा किसमें है? M1 में, उससे कम M2 में, उससे कम M3 में, और सबसे कम तरलता किसमें मिलेगी? M4 में। ये तो लिक्विडिटी के एंगल से। एक जो इसकी मतलब विस्तार के आधार पर है, तो विस्तार के आधार पर आप देखोगे तो सबसे सर्वाधिक व्यापक और सबसे संकुचित अवधारणा, तो सबसे व्यापक अवधारणा कौन सी है? M3, और सबसे नैरो कंसेप्ट कौन सी है? M1। ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। तो ये मुद्रा पूर्ति के पुराने मापदंड है जो भारत सरकार अपनाती थी। नए मापदंड अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।